आखिर कैसे मारे गए गुलफाम, ना समझे या फिर दबाव, पाकिस्तान के मंसूबों पर ऐसे फिरा पानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान वार्ता विफल रही, जिससे पाकिस्तान की मध्यस्थता की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हालांकि पहले से ही दोनों देशों में उत्साह की कमी थी। अमेरिका परमाणु निशस्त्रीकरण चाहता था, जबकि ईरान संवर्धित यूरेनियम और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नियंत्रण छोड़ने को भी तैयार नहीं। अब ऐसे में पाकिस्तान का इस वार्ता में बड़ी अम्मा बनना उसके लिए काम नहीं आया। इस्लामाबाद वार्ता शुरू होने के आसपास ही कहा जा रहा था कि वार्ता बेनतीजा साबित हो जाएगी, क्योंकि ना तो अमेरिका और ना ही ईरान इस वार्ता को लेकर बहुत उत्साही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से उछल कर इस वार्ता में बड़ी अम्मा बन रहा है, वो युद्ध की असली वजह से या तो वाकिफ नहीं है या सऊदी अरब के दबाव को झेल नहीं पा रहा। पाकिस्तान के फेवर में सिर्फ एक ही बात थी कि वो शी जिनपिंग और ट्रंप दोनों का करीबी बना हुआ है। इसके अलावा ईरान इजरायल युद्ध से वो सबसे ज्यादा प्रभावित भी हो रहा था। ईरान की सीमा उसके साथ सटती है, इसलिए युद्ध जितना लंबा खिंचेगा पाकिस्तान में उतनी ज्यादा बर्बादी तय मानी जा रही है। अमेरिका और ईरान दोनों कुछ दिनों का समय चाहते थे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भय था कि युद्ध चलता रहा तो मिड टर्म पोल के बाद उनकी कांग्रेस में बढ़त कम होगी। उन्होंने वार्ता के जरिए खुद को इस आरोप से मुक्त कर दिया कि ईरान पर हमले में इजरायल के दबाव में ट्रंप कूदे। दूसरी तरफ ईरान को भी अपनी सेना के लिए हथियार जुटाने का अवसर मिल गया। चीन और रूस ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और उनके हथियार से लदे जहाज़ों की खेप अब बढ़ेगी। अमेरिका की तरफ से वार्ता करने आए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वार्ता को विफल बताते हुए वापस लौट गए हैं। उधर ईरान का आरोप है कि अमेरिका अपनी शर्तें लादना चाहता था। ईरान परमाणु निशस्त्रीकरण पर सहमत नहीं था, इसलिए उसने संवर्धित यूरेनियम को सौंपने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट मध्य पर अपना नियंत्रण खत्म करने पर भी ईरान राजी नहीं हुआ। इस वार्ता के फेल होने से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मंसूबों पर पानी फिर गया है। और अगर ये वार्ता सफल हो जाती है तो विश्व में उनकी प्रतिष्ठा बढ़नी तय थी। लेकिन अब वो ना वो 3 में रहे ना 13 में, और ये अलग बात है कि वो दम भर रहे हैं कि 2 हफ्ते बाद फिर बातचीत हो सकती है। दरअसल इस्लामाबाद वार्ता के विफल होने की आशंका पहले से ही थी, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता कोई क्यों स्वीकार करता। ये वार्ता या तो संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में होती, रूस या चीन जैसे देशों में, तब भी कोई नतीजा निकलने की उम्मीद होती। यहाँ तक कि भारत में भी इस वार्ता का कोई ना कोई नतीजा निकलता जरूर, लेकिन पाकिस्तान का असर किस पर पड़ता और कैसे पड़ता, यही कारण था कि सभी विशेषज्ञों को इस वार्ता के सकारात्मक रहने की उम्मीद भी ना के बराबर थी। दोनों देश अपने अपने दाव चल रहे थे। हॉर्मुज़ तो एक बहाना था। अमेरिका ईरान से संवर्धित यूरेनियम लेना चाहता था। ईरान के पास 500 किलो संवर्धित यूरेनियम है और इसमें 6062 एटम बम बनाए जा सकते हैं। संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने का अर्थ था और ईरान द्वारा खुद को निर्वस्त्र कर देना, क्योंकि जिन देशों के पास परमाणु बम है उनको अपने पीछे लगा लेना आसान नहीं होता। यदि लीबिया के कर्नल गद्दाफी अपने एटम बम और यूरेनियम अमेरिका को ना देते तो 2011 में कर्नल गद्दाफी को अपदस्थ कर उन्हें फांसी पर चढ़ा देना आसान न होता। और इसी तरह यूक्रेन यदि 2001 समझौते के तहत अपने एटम बम रूस को ना सौंप देता तो आज जिस तरह यूक्रेन पर रूस मारधाड़ कर रहा है वो नहीं हो सकता था। यूक्रेन पर रूस का युद्ध पिछले 4 साल से ज़्यादा समय से चल रहा है। अब इसमें कोई शक नहीं कि 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक ईरान अमेरिका में जो युद्ध चला उसमें ईरान को जान माल का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन यदि ईरान के पास यूरेनियम की खेप ना होती तो उसका बचा रह पाना भी संभव नहीं था। इसलिए ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम अमेरिका को सौंपने वाला नहीं है। जिस किसी ने लीबिया का हश्र देखा है वो क्यों लीबिया मॉडल को अपनाएगा। 2003 में लीबिया पर प्रतिबंध हटाने के लालच में राष्ट्रपति कर्नल गद्दाफी ने अपने सारे परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सौंप दिए थे। बाद में विद्रोहियों ने उनका सफाया कर दिया था। ईरान इस मॉडल को मानने से मना कर रहा है और जब तक वो अमेरिका की शर्तों को नहीं मानेगा तब तक कोई भी वार्ता सफल नहीं होगी। अमेरिका का असली निशाना तो ईरान के उन प्रयासों को भी रोक देना है जो उसे परमाणु शक्ति संपन्न देश बना सकती है। जहां तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने का मामला है, अमेरिका का उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं दिख रहा। हॉर्मुज़ का असर पाकिस्तान, भारत से लेकर जापान आदि देशों पर ज़्यादा पड़ेगा। ये तो चीन भी ईरान से तेल लेता है, इसलिए उसके जहाज़ों के लिए आवाजाही खुली रहेगी। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरब, ओमान और इराक का आयात निर्यात भी प्रभावित होगा। इसलिए एशियाई देश इस स्ट्रेट के बंद रहने से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। भारत ने ईरान अमेरिका युद्ध के बाबत निरपेक्ष रहने की नीति अपनाई है। रूस और चीन ऊपर से भले चुप हों पर अंदर खाने वो ईरान की मदद करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया तो इस मसले पर शीघ्र शांतिपूर्ण समाधान भी चाहते हैं। वैसे देश अमेरिका के सहयोगी देश हैं, पर तेल के मामले में पूरी तरह हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर निर्भर है और इसलिए ये देश कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहे हैं।
सच बात तो ये भी है कि आज खुलकर ना तो कोई देश ईरान का समर्थन कर रहा है, ना ही अमेरिका का। अमेरिका के साथ तो उसके सहयोगी नाटो देश भी नहीं है। सबकी मंशा इस मसले के कूटनीतिक समाधान की है। हालांकि नाटो देशों का हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल का आवागमन तो प्रभावित नहीं हो रहा, लेकिन दक्षिण एशिया के साथ उसका अन्य वस्तु का आयात निर्यात बाधित जरूर है। अब इसलिए सभी देश इसके कूटनीतिक समाधान के प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन समाधान तलाशने के लिए पाकिस्तान ने जो हड़बड़ी दिखाई, उससे उसकी प्रतिष्ठा तो बढ़ी नहीं, उल्टे खिल्ली और उड़ी। दरअसल कोई दबाव नहीं है, ना अमेरिका पर, ना कोई असर है ईरान पर। भले वो परमाणु शक्ति संपन्न हो, लेकिन उससे अमेरिका का पिट्ठू ही माना जाता है। इसीलिए चीन को लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती हैं। हालांकि वहाँ सेना के हर क्षेत्र में दखल अंदाजी उसका कोई स्थिर स्वरूप भी नहीं बनने देती। पाकिस्तान पर यह वार्ता यदि किसी ताकतवर मध्यस्थ देश या फिर संयुक्त राष्ट्र की पहल पर होती तो शायद इस तरह बेनतीजा ना होती। अमेरिका और ईरान दोनों ने इस्तेमाल किया, कोई भी देश उसे लेकर गंभीर नहीं था। रूस तो इस वार्ता पर एकदम चुप था। अलबत्ता चीन ने कुछ पहल अवश्य की, लेकिन एक साधन विहीन देश कितनी भी चाहे चतुराई दिखाए, उसकी पोल खुलती ही है। और इसलिए इस बेनतीजा बातचीत का ठीकरा दोनों देश अब पाकिस्तान पर ही फोड़ेंगे।